हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल गणित गुरु पे। और मैं अभिषेक सिंह आज फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। हम लोग अभी लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर को बहुत बारीकी से पढ़ रहे थे। इससे पहले हम 3 लेक्चर ऑलरेडी इसमें कर चुके हैं। आज का जो लेक्चर है, चौथा लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम लोग पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल, कुछ एक्सियोम्स, थ्योरम और कुछ एग्जाम्पल्स को करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग पैरेलल लाइन को समझ लेते हैं। पैरेलल लाइन क्या होता है? आप लोग पढ़े होंगे कि वैसी दो लाइनें जिनके बीच का डिस्टेंस हमेशा एक जैसा हो, जैसे जितना दूरी इन दोनों के बीच में यहाँ पे हो उतना ही यहाँ पे हो और उतना ही यहाँ पे हो। मतलब इसके बीच का डिस्टेंस अगर हर जगह मेंटेन है, या अगर मान लेते हैं कि x मीटर है तो हर जगह x मीटर ही होना चाहिए। 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है तो हर जगह 1 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। तो वैसे लाइन क्या कहलाते हैं? पैरेलल लाइंस कहलाते हैं। या इसको दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि पैरेलल लाइंस को हम लोग कितना भी बढ़ाएं, कितना भी इधर बढ़ाएं या कितना भी दूसरी तरफ बढ़ाएं, ये कभी भी आपस में मिलेंगी नहीं, एक दूसरे के पैरेलल बढ़ती चली जाएंगी। तो ऐसी लाइनें क्या कहलाती हैं? पैरेलल लाइंस। इसका एग्जांपल एक बहुत सिंपल है। क्या? ट्रेन की पटरी, उस दोनों ट्रैक के बीच में, दोनों पटरियों के बीच में कभी भी दूरी कम या ज्यादा नहीं होता है, एकदम इक्वल डिस्टेंस मेंटेन रहेगा शुरू से लेकर के अंत तक। ठीक है? और उसको कितना भी लंबा लेकर के जाएंगे वो दोनों आपस में मिलती नहीं है। ऐसी लाइनें क्या कहलाती हैं? पैरेलल लाइंस। ठीक है? तो पैरेलल लाइंस आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग ट्रांसवर्सल पे। ट्रांसवर्सल क्या होता है? तो ट्रांसवर्सल एक ऐसा लाइन है या एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो दो या दो से ज्यादा लाइनों को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। ठीक है? जैसे अगर एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, कोई जरूरी नहीं है कि ये दोनों लाइन पैरेलल ही हो, पैरेलल हो या ना हो, अगर कोई तीसरा लाइन इन दोनों को अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो ऐसे लाइन को हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांसवर्सल। क्या कहेंगे? ट्रांसवर्सल। इस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांसवर्सल। इसको हम लोग कहेंगे ट्रांसवर्सल। समझ में आ गया? तो ये लाइन पैरेलल भी हो सकता है या पैरेलल नहीं भी हो सकता है। अगर पैरेलल भी है, अगर दो लाइन पैरेलल भी है, इसको भी कोई लाइन कट करता है तो इस लाइन को भी हम लोग ट्रांसवर्सल ही कहेंगे। ठीक है? तो ट्रांसवर्सल का डिफिनेशन एकदम क्लियर है कि कोई भी ऐसा लाइन या लाइन सेगमेंट जो दो या दो से ज्यादा लाइन को इंटरसेक्ट करता है डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, अलग अलग पॉइंट पे, तो वैसे लाइन को हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांसवर्सल कहेंगे। ठीक है? एकदम इसको दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ये वर्ड हम लोगों को कहीं ना कहीं आगे मिलता ही रहेगा। तो अगर वर्ड का मीनिंग हम लोग को सही से पता नहीं होगा तो हम लोगों को आगे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में या किसी थ्योरी को समझने में या थ्योरम को समझने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो हम लोग वैसा नहीं करते हैं। हम लोग हर वर्ड को अच्छे से क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि कहीं भी वो वर्ड आए तो हम लोग कहीं भी कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है? अब नेक्स्ट हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या, जो हम लोगों के चैप्टर में दिया हुआ है वो है ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस के इंटरसेक्शन से बनने वाले एंगल्स का डिटेल पढ़ना है। ठीक है? जैसे कि अगर दो पैरेलल लाइन दिया हुआ है, दो पैरेलल लाइन दिया हुआ है और एक ट्रांसवर्सल ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है दो अलग अलग पॉइंट पे, तो इसमें जितने भी एंगल बन रहे हैं इन सभी को हम लोगों को स्टडी करना है कि इस एंगल्स को हम लोग क्या कहते हैं, उसका प्रॉपर्टी क्या होता है और उसको हम लोग कैसे यूज करते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग इस क्या करते हैं कि इस लाइन को एक नाम दे देते हैं L1, इसको नाम देते हैं L2 और इस लाइन को नाम देते हैं L3। L1 L2 क्या है? पैरेलल लाइंस है। L1 और L2 पैरेलल लाइंस है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं एक दूसरे के। और ये ट्रांसवर्सल क्या है? L3 है। ठीक है? तो इस लाइन को जब इस लाइन से जब ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट होते हैं तो अलग अलग एंगल बनता है। यहाँ पे 4 एंगल बन रहा है, 1 2 3 4, और यहाँ पे 4 एंगल बन रहा है, 1 2 3 4। ठीक है? इन्हीं 8 एंगल को हम लोग पढ़ेंगे अभी, और उसका अलग अलग नाम होता है, किस किस एंगल को क्या कहते हैं, किस किस एंगल का क्या प्रॉपर्टी होता है, इसको अभी हम लोग समझेंगे। ठीक है? इसको सबसे पहले हम लोग एक नाम दे देते हैं। इसको एंगल 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, 7 और 8। यही 8 एंगल हैं। तो इसमें जो सबसे पहला नाम आता है उसको हम लोग कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? कोई भी एंगल, जैसे कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड, जैसे दो ट्रायंगल हम लोग अगर पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड किसको कहते थे? ये साइड इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ये साइड इसके कॉरस्पॉन्डिंग है और बेस वाला साइड इसके कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है? तो दोनों का जब दो एंगल या दो साइड का जब पोजीशन एक जैसा हो तो वैसे साइड को हम लोग क्या कहते हैं, वैसे एंगल को क्या कहते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल या कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो यहाँ पे जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पढ़ेंगे इसमें इसी चीज को हम लोग यूज करेंगे। जैसे जिस पोजीशन पे यहाँ 2 है उसी पोजीशन पे यहाँ 6 है, तो ये दोनों एंगल क्या हो गया? एक दूसरे का कॉरस्पॉन्डिंग हो गया। ठीक है? उसके बाद जिस पोजीशन पे यहाँ 1 है उसी पोजीशन पे 5 है, तो 1 और 5 क्या हो गया? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया।
जिस पोजीशन पे 4 है उसी पोजीशन पर 8 है, तो 4 और 8 करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, और उसी तरह 3 और 7 भी करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। मतलब कि इसमें 1, 2, 3 और 4 करस्पॉन्डिंग एंगल का 4 पेयर बन रहा है। कौन कौन सा बन रहा है? 2 और 6 का, 4 और 8 का, 1 और 5 का, 3 और 7 का। इसको हम लोग लिख लेते हैं 1 और 5, 2 और 6, उसके बाद 4 और 8 और 3 और 7। ये सब क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर है। 1 और 5 एक करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर हो गया, 2 और 6 एक करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर हो गया, 4 और 8 एक करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, 3 और 7 एक करस्पॉन्डिंग एंगल। इसका प्रॉपर्टी क्या होता है? ये सारे एंगल इक्वल होते हैं। ये सारे एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है ये इक्वल होता है एक दूसरे के, ठीक है। अब जितना वैल्यू 2 का होगा उतना ही 6 का होगा, जितना 4 का होगा उतना ही 8 का होगा, जितना 1 का होगा उतना ही 5 का होगा, जितना 3 का होगा उतना ही 7 का होगा। तो इस एंगल को हम लोग कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसको कहेंगे? दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है। इसमें भी फिर से नोमेनक्लेचर कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये है L1, ये है L2, ये है L3, ठीक है। ये है L2 और वो है L3। L1 L2 पैरेलल लाइन हो गया और L3 ट्रांसवर्सल हो गया। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है? अल्टरनेट मतलब क्या होता है? एक के बाद एक। जैसे इसके बाद ये, ठीक है। 4 का अल्टरनेट 5 होगा, 3 का अल्टरनेट 6 होगा। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर का मतलब ही आप लोग समझ रहे होंगे अंदर वाला। तो इन दोनों पैरेलल लाइन के अंदर में जो एंगल है उसको कहेंगे इंटीरियर, और अल्टरनेट का मतलब हो गया इसका अल्टरनेट ये हो गया, इसका अल्टरनेट ये हो गया। समझ में आ गया? इसके बाद ये नहीं ये, और इसके बाद ये नहीं ये, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मतलब आप समझ गए। इंटीरियर मतलब दो पैरेलल लाइंस के अंदर का, इंटीरियर मतलब अंदर, और अल्टरनेट मतलब एक के बाद एक, 3 के बाद 4 नहीं 6, और 4 के बाद 6 नहीं 5। समझ में आ गया? तो 3 और 6 एक पेयर है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का, 4 और 5 एक पेयर है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का। समझ में आ गया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर कौन कौन सा होगा? 3 और 6 का, 4 और 5 का। और इसका प्रॉपर्टी क्या होता है? ये भी इक्वल होता है। ये भी क्या होता है? इक्वल होता है। समझ में आ रहा है? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसको कहते हैं आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल पे। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? इंटीरियर का मतलब तो अंदर वाला होता था, 3 4 5 और 6। एक्सटीरियर का मतलब हो गया बाहर वाला, जो पैरेलल लाइन से बाहर का एंगल है। तो पैरेलल लाइन से बाहर का एंगल एक है, एक 2 है, एक 7 है, एक 8 है। तो एक्सटीरियर एंगल ये हो गया। अब अल्टरनेट का मतलब पहले ही बता चुके हैं, एक के बाद एक के बाद 2 नहीं ये 8, और 2 के बाद 8 नहीं 7। मतलब 1 और 8 और 2 और 7, ये दो पेयर जो बन रहा है ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का पेयर बन रहा है। 1 और 8, 2 और 7, ये क्या है? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। और इसका एक प्रॉपर्टी भी क्या होता है? ये भी इक्वल होता है। ये भी क्या होता है? ये भी इक्वल होता है। समझ में आ रहा है? तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, इतना हम लोग समझ चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल किसको कहेंगे? इंटीरियर का मतलब क्या हो गया? इंटीरियर का मतलब अभी बता चुके हैं, दो पैरेलल लाइन के अंदर का एंगल। ये दोनों पैरेलल लाइन के अंदर का एंगल। तो अल्टरनेट एंगल ये दोनों हुआ था। अब क्या है? को इंटीरियर एंगल, मतलब इसके साथ वाला एंगल। तो इसके साथ वाला एंगल कौन है? 6। तो 4 और 6 ये क्या है? एक को इंटीरियर एंगल है। और इस साइड अगर देखेंगे तो 3 और 5 ये भी क्या है? को इंटीरियर एंगल है। और इसका प्रॉपर्टी क्या होता है? ये सप्लीमेंट्री होता है। ये क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल होता है। ये सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब आप लोगों को पहले बता चुके, जब एंगल बता रहे थे उस समय बताए थे सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो सप्लीमेंट्री एंगल वैसे एंगल को कहते हैं जब दो एंगल का सम 180 के बराबर हो, तो वैसे एंगल क्या कहलाते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। मतलब ये 4 और 6 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होना चाहिए, 3 और 5 को जोड़ेंगे तो ये भी 180 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब 3 और 5 क्या होगा? सप्लीमेंट्री एंगल होगा, 4 और 6 सप्लीमेंट्री एंगल होगा। तो जो को इंटीरियर एंगल होता है वो क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल होता है। उसका प्रॉपर्टी क्या है? कि वो सप्लीमेंट्री होता है, एक दूसरे का सम करने पर 180 के बराबर आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। नेक्स्ट जो एंगल आता है वो आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल किसको कहेंगे उसको समझ लेते हैं पहले एक दूसरे छोटे से फिगर से, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल किसको कहेंगे? जैसे कि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है किसी पॉइंट पे। मान लीजिए कि इस पॉइंट पर, वो पॉइंट पर L1 और L2 ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसमें 4 एंगल बन रहा है, ये और ये, ठीक है।
तो ये वाला एंगल और इसके बाद एक एंगल छोड़ के जो दूसरा एंगल होगा ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल कहलाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। मतलब इसके अपोजिट ये और इस एंगल के अपोजिट कौन सा एंगल है, ये। तो ये वाला और ये वाला हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वाला और ये वाला एंगल हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसी तरह यहाँ पे हम लोग जब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दो लाइन को एक तीसरा लाइन क्रॉस कर रहा है, मतलब दो जगह इंटरसेक्शन हो रहा है, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे। तो इसमें चार वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा। कौन कौन? इस पॉइंट पे जब इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। मतलब 1 और 4 एक पेयर होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल का। 2 और 3 ये एंगल और ये एंगल, ये भी क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। और इस पॉइंट पे 6 और 7 वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। 5 और 8 वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। समझ में आ गया? 5 और 8, 6 और 7, 1 और 4, 2 और 3, ये क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। समझ में आ गया? और इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, ये भी इक्वल होता है। ये भी क्या होता है, इक्वल होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल का भी क्या प्रॉपर्टी है, ये भी इक्वल होता है। तो हम लोग 5 तरह का एंगल पढ़े। कौन कौन सा? सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, उसके बाद अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, उसके बाद अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, उसके बाद हम लोग पढ़े को इंटीरियर एंगल और उसके बाद पढ़े वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये 5 एंगल को हम लोग अच्छे से याद रखेंगे, इसका प्रॉपर्टी को याद रखेंगे, क्योंकि आगे जो भी प्रॉब्लम हम लोगों को मिलने वाला है उस सब में इन सब का यूज है। ठीक है? जो भी थ्योरम पढ़ेंगे, एक्सियोम्स पढ़ेंगे, तो इन सब वर्ड से हम लोगों को सामना होने वाला है, इसलिए इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए ताकि आगे हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। एक्सियोम का मतलब ये होता है वैसा स्टेटमेंट, वैसा कथन जिसको कि प्रूफ करने का जरूरत नहीं है, वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ के रूप में हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ऐसा सही है और इसको हम लोगों को मान करके चलना है। ठीक है? और थ्योरम क्या है, उसको हम लोगों को प्रूफ करना पड़ता है किसी एक्सियोम्स की मदद से, किसी प्री अप्रूव्ड थ्योरम की मदद से, या किसी स्टेटमेंट की मदद से, किसी डिफिनेशन की मदद से, लेकिन उसको हम लोग प्रूफ करते हैं। एक्सियोम्स को प्रूफ नहीं करना पड़ता है। ठीक है? तो पहला एक्सियोम्स जो है 6.3, उसमें क्या कहा जा रहा है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइन। ठीक है? अगर दो पैरेलल लाइन है और इसको कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है उसका हर पेयर क्या होगा, बराबर होगा। तो हम अभी तुरंत बताए हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा, ठीक है, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला होगा। ठीक है? तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला होगा और इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला होगा। समझ में आ गया? मतलब कि जितना भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर होता है वो इक्वल होता है। एक्सियोम्स फिर से बता देते हैं कि अगर किसी दो पैरेलल लाइन को एक तीसरा ट्रांसवर्सल या तीसरा लाइन दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो इक्वल होगा। इसमें प्रूफ का कोई आवश्यकता नहीं है, ये हम लोगों को मान करके चलना है। ऐसा होता है और इसको हम लोग को मान कर चलना है। ठीक है? ये एक्सियोम्स है और ये बहुत ईजी है। ये एक्सियोम्स जो बताए ये बहुत ईजी है। जो हम अभी आप लोगों को कॉरस्पॉन्डिंग एंगल समझाया ना, बस वही एक्सियोम्स के रूप में लिख दिया यहाँ पे। और इसका जो रिवर्स है, इस एक्सियोम का जो रिवर्स है, ठीक है, वो क्या है कि अगर किसी दो लाइन को तीसरा लाइन काट रहा है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, मतलब यहाँ पे लिखेंगे अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8, इफ 1 इक्वल टू 5, 2 इक्वल टू 6, 3 इक्वल टू 7 और 4 इक्वल टू 8, अगर ऐसा है, ठीक है, तो ये लाइन L1 और L2 क्या होगा, L1 विल बी पैरेलल टू L2। ठीक है? L1 और L2 पैरेलल होगा। पहले वाले में हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर दो पैरेलल लाइन है और उसको कोई तीसरा लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। उसमें लाइन पैरेलल था तो हम लोग बता रहे थे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। इसमें क्या है कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो दो लाइन पैरेलल होगा। एक ही चीज है, उसको हम लोग रिवर्स करके पढ़ रहे हैं एक्सियोम 6.3 और 6.4 के रूप में। समझ में आ गया? तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि दो एक्सियोम पढ़ना है, बहुत टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। 6.3 और 6.4 ऑलमोस्ट एक ही एक्सियोम है, सिर्फ एक दूसरे को रिवर्स किया हुआ है। पहले एक्सियोम में क्या बताया हुआ है कि अगर किसी दो पैरेलल लाइन को एक तीसरा लाइन इंटरसेक्ट करता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का जितना भी पेयर बनेगा वो इक्वल होगा। और दूसरे एक्सियोम्स में क्या कहा जा रहा है कि अगर दो लाइन को, यहाँ पैरेलल नहीं बोला जा रहा है, यहाँ बोला जा रहा है कि अगर दो लाइन को कोई तीसरा लाइन क्रॉस करता है या इंटरसेक्ट करता है अलग अलग पॉइंट पे, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनता है अगर वो इक्वल है तो दिया हुआ दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है? एक ही चीज को हम लोग पढ़ रहे हैं, घुमा घुमा के पढ़ रहे हैं। इधर से पकड़ रहे हैं एक बार नाक, एक बार इधर से पकड़ रहे हैं, लेकिन पकड़ रहे हैं नाक ही। ठीक है? तो इसलिए इसमें ज्यादा कंफ्यूजन का जरूरत नहीं है। इसके बाद हम लोगों को क्या है, थ्योरम पढ़ना है। तो थ्योरम भी बहुत आसान है, उसको भी प्रूफ का कोई खास जरूरत नहीं है। जो हम लोग अभी पढ़े ना एंगल, बस उसी के बारे में
वो कहा गया है। थ्योरम क्या है वो भी हम पढ़ के बता देते हैं। एक्सियोम 6.3 6.4 हम लोग पढ़ चुके हैं एक्सियोम, और उसके बाद आता है थ्योरम 6.2। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, अगर कोई ट्रांसवर्सल है जो दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का जितना भी पेयर बनेगा वो इक्वल होगा। क्या कहा जा रहा है कि अगर दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, दो पैरेलल लाइन है, इसको कोई तीसरा लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है या एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, जो भी पेयर बनेगा ये और ये क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, ये थ्योरम है। एक्सियोम सिर्फ एक दे दिया गया हम लोगों को, क्या कि दो पैरेलल लाइन को अगर कोई ट्रांसवर्सल कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा मतलब ये सब इक्वल होगा। अब हम लोगों को बाकी का प्रूफ करना है, और उसको एक थ्योरम नाम दे दिया गया है कि दो पैरेलल लाइन को अगर कोई ट्रांसवर्सल कट करता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर जितना भी बनेगा वो इक्वल होगा। तो हम लोग एक्सियोम्स में पढ़ चुके हैं कि ये और ये इक्वल होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब देखिए इसको हम लोग प्रूफ कर देते हैं, बहुत आसानी से प्रूफ होगा। इस लाइन को हम L1 मान लेते हैं, इसको L2 मान लेते हैं, इसको L3 मान लेते हैं, सिर्फ समझाने के लिए। इसको प्रूफ का कोई ऐसा कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोगों को अगर मन में थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन हो तो वो निकल जाए। ठीक है, L1 और L2, इसको L3 इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका नाम हम दे देते हैं 1 2 3 4। इसको थोड़ा अच्छा से फिगर बनाते हैं। ठीक है, एक लाइन हो गया L1, एक लाइन हो गया L2, और ट्रांसवर्सल हो गया, इसको टी कर देते हैं, ट्रांसवर्सल को हम टी कर देते हैं। ठीक है, एक हो गया ये ट्रांसवर्सल टी। ठीक है, समझने में आसानी होगा। लाइन L1 L2 है और एक ट्रांसवर्सल क्या है, टी है। ये इसको दो पॉइंट पे कट किया, ये जो है टी जो था इसको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट किया, जिससे हम लोगों को इतना सारा एंगल बना। ठीक है, 5 6 7 8। ठीक है, तो हम लोगों को कहा जा रहा है कि जो इंटीरियर एंगल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वो इक्वल होगा। थ्योरम ये कह रहा है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन हो गया, पहले हम सिर्फ इसको लेकर चलते हैं 3 और 5 को लेकर के चलते हैं। जैसे 3 और 5 का करेंगे वैसे ही 4 और 6 का भी हो जाएगा। अब ट्रांसवर्सल जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो 2 और 3 एंगल 2 प्लस एंगल 3 मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, सप्लीमेंट्री एंगल है 2 और 3, है ना। उसी तरह एंगल 5 और एंगल 6 दोनों मिलकर कितना होगा, देखिए तो एंगल 5 और एंगल 6 ये भी 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। समझ में आ रहा है? इन दोनों का सम और इन दोनों का सम क्या होगा, इक्वल होगा। और कितना के बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। एंगल 2 और एंगल 6 इक्वल होगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 इक्वल होगा। क्यों, ये हम लोगों को जो करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम है, जो अब ये एक्सियोम हम लोग पढ़े, उसके हिसाब से 2 और 6 इक्वल होगा। कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है ये। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल है 2 और 6, 2 और 6 बराबर है। तो अब इन तीनों को अगर हम मिला करके देखें तो दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस, एंगल 2 प्लस 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू हम लिख सकते हैं एंगल 5 प्लस एंगल 6, एंगल 5 प्लस एंगल 6, क्योंकि दोनों का वैल्यू कितना है, 180 के बराबर है। अब हम लोग इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन को देखें, इक्वेशन 3 को अगर देखें, इसको हम इक्वेशन 3 दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 को अगर देखें तो 2 और 6 बराबर है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो 2 और 6 जब बराबर है, दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। और ये दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 3 और 5 यही हमको इक्वल करना था। समझ में आ गया? बहुत आसान है, इसको समझने में जरा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है, स्टेप बाय स्टेप सोचिएगा, समझ में आ जाएगा। एंगल 2 और एंगल 3 को मिलाकर 180 डिग्री लिख सकते हैं। क्यों, सप्लीमेंट्री एंगल है। एंगल 5 और एंगल 6 को मिलाकर सप्लीमेंट्री एंगल है, इसको भी 180 डिग्री के बराबर लिख सकते हैं। तो जब इन दोनों का सम के बराबर है, तो इन दोनों का सम को इस दोनों के सम के बराबर कर दिया। फिर करस्पॉन्डिंग एंगल के जो एक्सियोम हम लोग पढ़े, उसमें हम लोग जानते हैं कि 2 और 6 क्या है, इक्वल है। तो जब 2 और 6 इक्वल है तो इन दोनों को हम कैंसिल आउट करके हटा दिए, तो बचेगा क्या मेरे पास, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। तो हम लोग प्रूफ कर लिए कि 3 और 5 जो होगा वो इक्वल होगा, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा। ठीक है, बहुत आसान था, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, इतना समझने का भी जरूरत नहीं है। इसको हम इसलिए बता दिए ताकि आप लोगों का कंफ्यूजन नहीं रहे कहीं भी, आप लोग एकदम इसको क्लियरली समझ सकें। अब इसके बाद का जो थ्योरम है ना, वो इसका रिवर्स है, कि अगर किसी दो लाइन को
किसी दो लाइन को, यहाँ पैरेलल नहीं दिया हुआ है, कोई तीसरा लाइन इंटरसेक्ट करता है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। जैसे एक्सियोम का रिवर्स पढ़े थे, उसी तरह थ्योरम का भी रिवर्स पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाले थ्योरम में ये दोनों लाइन पैरेलल दिया था, तो प्रूफ करना था कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा। अब अभी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल दिया, तो प्रूफ करना है कि दोनों लाइन पैरेलल होगा। सेम तरीका से हम लोग इस थ्योरम को भी प्रूफ कर देंगे। तो इन सब का प्रूफ उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना ज्यादा जरूरी है, और वो हमको लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद एक और थ्योरम आता है, वो थ्योरम क्या है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइन, अगर कोई ट्रांसवर्सल किसी दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। तो इसमें क्या करना है कि इसमें कह रहा है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन किसी दो पैरेलल लाइन को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जो इंटीरियर एंगल होगा एक साइड का, मतलब इस साइड का या इस साइड का, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 के बराबर होगा, या मतलब कि सप्लीमेंट्री एंगल होगा। समझ में आ रहा है? इसको भी हम लोग इजीली प्रूव कर सकते हैं ना। दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। दिस प्लस दिस इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये और ये दोनों एंगल क्या है, बराबर है। दिस प्लस दिस, आप इसको हम लिख ही देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से लिख दिए। 2 प्लस 3 इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? सप्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल है। 2 और 3 का सम कितना होगा? और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5 लिख सकते हैं, एंगल 5 लिख सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। 2 और 5 क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो हम यहाँ पे 2 की जगह क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। तो एंगल 5 प्लस एंगल 3 मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम लोगों को यही करना है, 3 और 5 का सम 180 डिग्री प्रूफ करना है। बहुत आसान है, इसको बस इधर से घुमा के उधर, उधर से घुमा के उधर करना है। समझ में आ गया? एक ही चीज है, बार बार हम लोग एक ही चीज पढ़ेंगे। अब इसके बाद वाला जो थ्योरम है वो देखिए, वो भी वैसा ही मजाक है। क्या है? मजाक नहीं कर रहे हैं, लेकिन मजाक ही है वो एक तरह से। इसमें बताया गया है कि दो पैरेलल लाइंस को जब कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, तो ट्रांसवर्सल के एक साइड का जो इंटीरियर एंगल होगा वो सप्लीमेंट्री एंगल होता है, मतलब दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। अब जो नेक्स्ट थ्योरम है उसमें यह कहा गया है कि अगर किसी दो लाइंस को, यहां पैरेलल नहीं बोला जा रहा है, अगर किसी दो लाइंस को कोई तीसरा लाइन कट करता है और ट्रांसवर्सल के एक साइड के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री है, तो दोनों लाइन पैरेलल होगा। पहले वाले में बोला गया कि पैरेलल है तो 180 डिग्री होगा, दूसरे वाले में बोला जा रहा है कि 180 डिग्री है तो पैरेलल होगा। एक ही चीज है, दोनों को रिवर्स करके हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसलिए इस पर ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। थ्योरम वर्ड देख करके ना बच्चे घबरा जाते हैं, ये थ्योरम में क्या करें, कुछ नहीं करेंगे, बस दो लाइन है उसको समझना है, ठीक है। इसको एकदम हवा बना करके एकदम बोझ लेकर के नहीं चलना है कि थ्योरम पढ़ना है, थ्योरम याद नहीं हो रहा है। थ्योरम कुछ नहीं है, बस एक थ्योरी है जो आप अच्छे से समझ गए तो वो थ्योरम बन गया, ठीक है। चलिए इसको रहने दीजिए। अब आते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसके बाद एक थ्योरम और शायद दिया हुआ है, हाँ, लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन, ठीक है। इस थ्योरम में क्या कहा जा रहा है, लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन में, कि एक ही लाइन के पैरेलल अगर दो पैरेलल लाइन हम लोग खींच देंगे, जैसे मान लीजिए कि L1 एक लाइन दिया हुआ है, इसके पैरेलल एक और लाइन हम खींच दिए L2, और इसी लाइन के पैरेलल, मतलब L1 इज पैरेलल टू L2, हम लोग एक लाइन खींच दिए, और इसी लाइन के पैरेलल एक और लाइन खींच दिए L3, L1 इज पैरेलल टू L3, L1 L2 के पैरेलल है, L1 L3 के पैरेलल है। तो हम लोगों को प्रूफ करना है कि L2 जो होगा ये भी L3 के पैरेलल होगा। मतलब अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और यही लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल होगा। समझ में आ रहा है? बस यही हम लोगों को प्रूफ करना, यही थ्योरम है। ये बहुत आसान है, बस एक ट्रांसवर्सल खींचेंगे हम लोग, जब ये और ये पैरेलल है तो ये एंगल बराबर होगा, ये और ये पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। मान लीजिए 1 2 3 इसका नाम दे देते हैं हम। तो जब ये दोनों लाइन पैरेलल दिया हुआ है, L1 और L2 पैरेलल दिया हुआ है, तो 1 इक्वल टू कितना होगा, 2, और L1 और L3 पैरेलल दिया हुआ है, तो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। तो जब 1 इक्वल टू 2 है और 2 इक्वल टू 3 है, तो 1 इक्वल टू क्या होगा, 3। 1 और 3 भी पैरेलल होगा, इक्वल होगा। और हम लोग करस्पॉन्डिंग एक्सियोम में पढ़ चुके हैं कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइंस भी इक्वल पैरेलल होते हैं। तो मतलब 1 और 3 जब इक्वल है, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, और जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा तो L3 और L2 दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा। बस यही है थ्योरम, इसके बाद और इसमें कुछ भी नहीं है। इसी को बर्डन बना करके हम लोग चल रहे थे, और ये बहुत आसान चीज है,
आप लोग एक बार फिर से समझ में नहीं आया तो फिर से देखिएगा। अगर कहीं और कंफ्यूजन होता है कि सर इस पॉइंट पे हमको समझ में नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप लोग लिखिए कि सर यहाँ पे हम समझ नहीं पा रहे हैं, आप फिर से बताइए। उसके लिए एक छोटा सा क्लिप बना करके हम डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा उसको, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 4। वो एग्जाम्पल क्या है? इन फिगर 6.24, फिगर हम ऑलरेडी यहाँ पे बना चुके हैं। PQ इज पैरेलल टू RS, एक लाइन है PQ, दूसरा लाइन है RS, ये दोनों क्या है? एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। एंगल MXQ मतलब ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है? 135 डिग्री। एंड एंगल MYR ये कितना दिया हुआ है? 40 डिग्री। फाइंड एंगल XMY मतलब ये वाला एंगल हम लोगों को निकालना है कि ये एंगल कितना होगा। बहुत आसान है ये क्वेश्चन, और इस तरह का क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, बोर्ड एग्जाम में भी, और हर जगह आ ही जाता है, कहीं ना कहीं ये दिख ही जाता है। और इसको बनाने का एक बहुत ही आसान ट्रिक है जो हम बता चुके हैं अपने शॉर्ट्स वीडियो में, आज फिर से बता देते हैं। बहुत छोटा सा ट्रिक है जो हमेशा याद रखिएगा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। करना क्या है कि जहां पे ये वर्टेक्स बन रहा है, ठीक है ना, इस वर्टेक्स पे हम लोग एक ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे जो इन दोनों लाइन के पैरेलल हो। मान लीजिए इसका नाम हम AB दे देते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? सप्लीमेंट्री एंगल होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी तुरंत पढ़ चुके हैं कि को इंटीरियर एंगल जो होता है वो सप्लीमेंट्री एंगल होता है। तो इसका और इसका सम, इस वाले एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो ये 135 है तो ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री, तभी ना इन दोनों का सम 180 होगा। और ये एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, कितना होगा? ये दोनों एंगल क्या होगा? ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कितना होता है? इक्वल होता है, मतलब ये 40 होगा तो ये भी 40 होगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 40 + 45 मतलब 40 + 45 दैट इज 85 डिग्री। कितना आसान है बनाना इसको। तो ये जो ट्रिक है ना, इसको हमेशा याद रखिएगा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिस नहीं होगा। इसको अगर आप मैथमेटिकली सॉल्व करना चाहें तो इसके लिए हम लोग जब लिखना होगा ना एग्जाम में, तो इस तरह से नहीं इसको, और ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ही ज्यादा आता है, ठीक है। इसको बनाना बहुत टफ नहीं है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव में ही ज्यादा देखते हैं। इसको अगर मैथमेटिकली लिखना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? एंगल QXM प्लस एंगल XMB इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहां पे लिख देंगे ब्रैकेट में सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। ये दोनों क्या होगा? सप्लीमेंट्री एंगल होगा। तो QXM हमको पता है कितना? 135 डिग्री प्लस एंगल XMB इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल XMB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। ये एंगल निकल गया 45 डिग्री। उसी तरह इसको हम लोग लिखेंगे, यहां पे लिखते हैं एंगल MYR इज इक्वल टू एंगल BMY। क्या यहां पे क्या लिखेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये दोनों। तो एंगल BMY इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। क्यों? एंगल MYR का वैल्यू दिया हुआ है 40 डिग्री। नाउ एंगल XMY इज इक्वल टू जो हम लोगों को निकालना है, एंगल XMB प्लस एंगल क्या हो जाएगा? BMY, और ये दोनों कितना है? 45 डिग्री और प्लस 40 डिग्री दैट इज 85 डिग्री, और यही हो जाएगा आंसर। मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे, लेकिन पहले जैसे शॉर्टकट में बताया ना, आप लोग देख करके ही आंसर बता दीजिएगा, इतना आसान है। इसमें जो सबसे बड़ा ट्रिक है ना, वो क्या है कि जहां वर्टेक्स बने ना, वहां पे एक पैरेलल लाइन हम लोग ड्रॉ कर देंगे इन सब लाइन के, और सारा एंगल खुद ब खुद दिखना शुरू हो जाएगा। इस ट्रिक को हमेशा याद रखिएगा। अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पे। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है? इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइन्स, अगर कोई ट्रांसवर्सल दो लाइन को इंटरसेक्ट करता है सच दैट, इस तरह से, द बाइसेक्टर्स ऑफ ए पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। इसको समझते हैं फिगर बना के हम लोग, कि दो लाइन है, ये पैरेलल है या नहीं ये नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। इसको कोई लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि द बाइसेक्टर्स ऑफ ए पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल हम कुछ भी ले सकते हैं, मान लेते हैं हम इसको ले लेते हैं और एक इसको ले लेते हैं।
इसका बाइसेक्टर, मतलब इसका बाइसेक्टर हो जाएगा ये, और इसका बाइसेक्टर हो जाएगा ये, ठीक है। ये दोनों पैरेलल हो जा रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल का जो बाइसेक्टर है ये पैरेलल हो जा रहा है। तो प्रूफ करना है कि ये जो दोनों गिवन लाइन है ये भी पैरेलल होगा, ठीक है। क्वेश्चन फिर से समझा देते हैं, समझ लीजिए। दो लाइन दिया हुआ है, ये पैरेलल है या नहीं है हमको नहीं पता है। इन दोनों लाइन को एक ट्रांसवर्सल ये कट कर रहा है, तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है उसमें से एक पेयर का जो बाइसेक्टर है वो दोनों पैरेलल हो जाता है एक दूसरे के। तो हम लोगों को प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइन जो था ये भी पैरेलल होगा। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे एक नाम दे देते हैं, इस नाम का दे दिए, इस लाइन का नाम दे दिए ए बी, ठीक है। इस लाइन का नाम दे दिए ए बी, इस लाइन का नाम दे दिए सी डी, ठीक है, और इस लाइन का नाम दे दिए पी क्यू, ठीक है। जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पे हम लोग नाम दे दिए एम और एन, और इसका नाम दे दिए ओ और क्यू, तो वहां नाम दे दिए हैं, इसका नाम दे देते हैं एस और टी, ठीक है। इस तरह से क्या होगा ना, हम लोगों को एंगल लिखने में आराम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोगों को दिया हुआ क्या है, दो लाइन है ए बी और सी डी, इसको एक ट्रांसवर्सल पी क्यू दो पॉइंट पे एम और एन पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो कोई भी एक पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल जो है, एक ये एंगल और एक एंगल हम लोग ले लिए, कौन सा, पी एम बी और एम एन डी, इन दोनों एंगल का जो हुआ, ये दोनों एंगल जो है ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हुआ। इसका एंगल बाइसेक्टर एम एन डी का जो एंगल बाइसेक्टर है एन टी, और पी एम बी का जो एंगल बाइसेक्टर है एम एस, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो हम लोगों को प्रूफ करना है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, हम लोगों को यही प्रूफ करना है, टू प्रूफ हम लोगों को ये प्रूफ करना है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। कैसे करेंगे हम लोग, क्वेश्चन देख करके घबराना नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको सिर्फ सिंपल वे में सोचते चले जाना है। यहां पे देखिए हम लोगों को दिया हुआ गिवन क्या है, एम एस, यहां से शुरू करते हैं, थोड़ा बड़ा होगा ये, गिवन है हम लोगों को क्या, एम एस इज पैरेलल टू एन टी, एम एस और एन टी पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है। तो पी क्यू उसका भी ट्रांसवर्सल हो गया, पी क्यू इज ऑल्सो ट्रांसवर्सल फॉर एम एस एंड एन टी, एम एस एंड एन टी, ठीक है। पी क्यू क्या होगा, इन दोनों के लिए भी ट्रांसवर्सल है, क्योंकि अगर इस लाइन को हम थोड़ा पीछे कर दे और इस लाइन को भी थोड़ा पीछे कर दे तो दिख रहा होगा कि ये दोनों पैरेलल लाइन को ये लाइन क्रॉस कर रहा है। अब देखिए पी एम एस एंगल, पी एम एस इज इक्वल टू एंगल एम एन टी, एंगल एम एन टी होगा, क्यों होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। देखिए तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ठीक है। अब ये एंगल क्या है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है मतलब क्या कि एंगल पी एम बी का ये एंगल बाइसेक्टर है, ये भी हम लोगों को दिया हुआ है, एम एस इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी एम बी, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो होगा पी एम बी का आधा होगा, मतलब एंगल पी एम एस जो होगा हाफ ऑफ एंगल क्या होगा, पी एम बी होगा, इज इक्वल टू एम एन टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम एन टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एंगल एम एन डी, क्यों, यहां पे हम ब्रैकेट में लिख देंगे, सिंस एम एस एंड एन टी आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी एम बी एंड एंगल एम एन डी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। इसको हम लोग लिख लेंगे, तो ये और ये बराबर हो जाएगा। अब दोनों साइड से अगर हम लोग हाफ उड़ा दें, ये हाफ इससे कैंसिल आउट कर दें, तो क्या बचेगा हम लोग को, एंगल पी एम बी इज इक्वल टू एंगल एम एन डी, मतलब कि ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया। और ये दोनों एंगल क्या है, यहां पे लिखेंगे, बट पी एम बी एंड एम एन डी आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू corresponding angle axioms AB and CD will be a parallel line,
समझ में आ गया, या मस्ट बी ए पैरेलल लाइन, ठीक है। पी एम बी इक्वल आ गया किसके, एम एन डी के, और ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम का यूज करके हम लोग कह सकते हैं कि ए बी और सी डी क्या होगा, पैरेलल लाइन है, और वही हम लोगों को यहाँ प्रूव करना था। कितना आसान है, कुछ है इसमें, जरा सा भी कुछ नहीं है, बस लिखने का तरीका हम लोगों का सही होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 6 पे। एग्जाम्पल नंबर 6 में एक फिगर दिया हुआ है 6.27, वो फिगर हम ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ कर चुके हैं। इन फिगर 6.27 AB इज पैरेलल टू CD एंड CD इज पैरेलल टू EF। AB एक लाइन है, CD एक लाइन है, और EF एक लाइन है। AB CD के पैरेलल है और CD EF के पैरेलल है, तो इसका मतलब AB भी EF के पैरेलल होगा। इसको पहले क्लियर कर लेते हैं हम लोग। ऑल्सो EA इज पैरेलल टू AB, EA इज परपेंडिकुलर टू AB। EA एक लाइन है जो AB पर परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, समझ में आ रहा है। इफ एंगल BEF, किधर गया अभी, BEF इज 55 डिग्री, ये कितना दिया हुआ है, 55 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ X, ये Y, ये और Z, ये इन तीनों का वैल्यू निकालना है। बहुत आसान है, सिर्फ देखते जाना है और समझते जाना है, इसमें बहुत ज्यादा हम लोग को मैथमेटिकल नहीं होना है, ठीक ना, बस देख करके समझते चले जाएंगे। अब देखिए CD और EF दोनों क्या है, पैरेलल है, और EB या BE क्या है, एक ट्रांसवर्सल हो जाएगा इसके लिए। इन तीनों लाइन के लिए BE और AE दोनों क्या है, ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो जब BE ट्रांसवर्सल है इन दोनों लाइन के लिए, तो ये एंगल 55 डिग्री और Y दोनों क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल होगा। क्यों, को इंटीरियर एंगल है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, को इंटीरियर एंगल है। और को इंटीरियर एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है, मतलब Y प्लस 55 डिग्री मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज Y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 7 में से 5 गया 2, 125 डिग्री। मतलब Y का वैल्यू कितना निकल गया हम लोगों का, 125 डिग्री। समझ में आ गया। अब क्या है कि AB और CD ये दोनों कितना है मिलकर के, AB और CD एक पैरेलल लाइन है, ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल है। तो X और Y क्या होगा, X और Y होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। X एंड Y क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, X और Y क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, मतलब X मस्ट बी इक्वल टू Y, और इक्वल टू कितना है 125 डिग्री, मतलब सॉरी 125 डिग्री। समझ में आ गया, X और Y कितना के बराबर होगा 125। तो X और Y का वैल्यू हम लोग को बहुत इजीली निकल गया। बहुत अपने फिगर देख करके डरना नहीं है, X और Y का वैल्यू इजीली निकल गया। कैसे, ये दोनों सप्लीमेंट्री था, तो 180 में से 55 को माइनस किया, Y का वैल्यू निकल गया। X और Y क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये 125 होगा, तो ये भी 125 होगा। चलिए ठीक है। अब AE जो है एक ट्रांसवर्सल है किसके लिए, AB और EF के लिए, और ये जब 90 डिग्री होगा तो ये एंगल क्या होगा, CEF, ये वाला पूरा एंगल ये भी क्या होगा, ये भी 90 डिग्री होना चाहिए, ये भी 90 डिग्री होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये दोनों जो है सप्लीमेंट्री एंगल, और सप्लीमेंट्री एंगल मतलब ये 90 है तो ये भी 90 होगा। तो एंगल CEF इज इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है, एंगल CEF इज इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री। और एंगल CEF को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Z प्लस 55 डिग्री, Z प्लस 55 डिग्री, और ये कितना के बराबर है 90 डिग्री। तो Z इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री, और ये कितना आ जाएगा 35 डिग्री, ठीक है। तो Z का वैल्यू हम लोग का निकल गया 35 डिग्री। तो X हो गया 125, Y हो गया 125, और Z हो गया 35 डिग्री, ठीक है। यही आंसर हो गया, बहुत आसान था। एग्जाम्पल हम लोग कर लिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज को पूरा का पूरा सॉल्व कर लेंगे, और उसके बाद देखते हैं आगे में क्या जो भी टॉपिक होगा उसको हम लोग बनाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो कुछ भी हम बता रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से कह रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर डालिए कि सर यहाँ पे हमको प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे हमको समझ में नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। हम उसके लिए एक अलग से छोटा सा क्लिप बना करके आप लोगों को यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, या फिर आप अपना अगर व्हाट्सएप नंबर साथ में डालेंगे तो आपको व्हाट्सएप भी हम कर सकते हैं, या फिर हम समझा सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज का क्लास खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।